हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली जीएस मास्टर क्लास। तो फ्रेंड्स, जीएस के आज के इस वीडियो में कुल मिला के 30 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी में ऐसे प्रश्न बहुधा देखने को मिल जाते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सी घटना किस समय हुई थी, किस काल में हुई थी। जैसे कि 1527 में क्या होता है, आपको याद ही है कि खानवा का युद्ध हुआ था, तो ऑप्शन इसका बनेगा ए का 3। 1556 में क्या हुआ था बताइए। 1556 में कलानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्यारोहण होता है, ठीक है। 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की थी और 1658 में औरंगजेब का बनारस फरमान आया था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है इसी प्रकार से सम्मिलित होगा। वैसे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है। तो वो कौन सा फारसी कवि है जिसे भारत का सादी कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये हैं अमीर हसन देहलवी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये बलबन के समय के प्रसिद्ध विद्वान थे। इनकी एक किताब भी है जिसका नाम है फवायद उल फवाद। क्या नाम है? फवायद उल फवाद। इन्हीं को भारत का सादी कहा गया है, तो विकल्प ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। तो फ्रेंड्स, 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियां जो थी वो 200 साल तक आपस में लड़ती रहीं। इसमें पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। चोल इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है, याद रखना। और इस संघर्ष में क्या होता है कि अंतिम विजय किसकी हुई थी? गुर्जर प्रतिहारों की होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन होगा, सिमुक निम्न राजवंशों में से किसका संस्थापक था। सिमुक जो था वो किसका संस्थापक था। तो फ्रेंड्स, सिमुक जो है उसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। और सातवाहन वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 60 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। सातवाहन वंश का एक नाम और भी है, क्या नाम है? आंध्र वंश। और सिमुक का जो समय रहा था वो 60 से लेकर 37 बीसी तक रहा, ठीक है। और तीसरा शासक यानी कि सातवाहन वंश का जो तीसरा शासक था जिसका नाम क्या था? जी हाँ फ्रेंड्स, तीसरा शासक था सातकर्णी प्रथम। उसे ही सातवाहन वंश की शक्ति और सत्ता का मूल संस्थापक माना जाता है, ठीक है। सातवाहन वंश, ये जो शासक थे सातवाहन वंश के, वो कट्टर हिंदू थे। सातवाहनों ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा चलाई थी और इस प्रथा को नाम दिया गया था अग्रहार। अगला क्वेश्चन होगा, 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है, किस किताब में? महाभारत में, रामायण में, अंगुत्तर निकाय में या फिर ललित विस्तार में। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है। तो जो 16 महाजनपद हैं कौन कौन से थे? अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। फिलहाल यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में शुरू की गई थी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रथा थी ये 1892 में स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के लिए गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से करने का प्रावधान किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? मोहन सिंह थे, कैप्टन मोहन सिंह। तो जैसे कि जो आज़ाद हिंद फौज थी इसके गठन का विचार कैप्टन मोहन सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवाची फूजीहारा द्वारा सबसे पहले दिया गया था। इसके बाद 1942 में आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन हुआ और कैप्टन मोहन सिंह को इसका सेनापति बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया था किस पर। तो दोस्तों, पूर्ण स्वराज पर। ये जो अधिवेशन हुआ था वो 31 दिसंबर को हुआ था 1929 में। और इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में
सर्वाधिक योगदान दिया था वे इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो अगर एग्ज़ाम में आ गया कि 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। देखो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसको आप क्या लिखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें जो सोशलिस्ट शब्द है ये चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा जोड़ा गया था। सचिंद्र नाथ सान्याल, ये नाम याद रखना, सचिंद्र नाथ सान्याल, इन्होंने HRA मतलब ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम से एक संघ बनाया था। कहाँ पर, कानपुर में बनाया था। कब बनाया था, 1924 में बनाया था। ठीक है, 4 साल बाद ये जो संघ था HRA, ये HSRA में बदल गया और इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। मतलब HRA बना था कानपुर में, लेकिन HSRA दिल्ली में बना था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, ये बेलगाम में हुआ था। बेलगाम कहाँ पर पड़ेगा, बेलगाम कर्नाटक में है। और ये अधिवेशन कब हुआ था, तो 1924 में। आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है किसको, आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है किसको, तो यहाँ पर विकल्प आपका जो क्या बनेगा, तो दोस्तों 3 और 4, मैक्सिको और क्यूबा को आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में सम्मिलित नहीं किया गया है किसको, मैक्सिको और क्यूबा को। सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबद्ध करेंगे आप इसे। टॉर्नेडो कहाँ पर आते हैं, तो फ्रेंड्स ये आते हैं मैक्सिको की खाड़ी में। ये ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर टॉर्नेडो की उत्पत्ति विश्व के किसी भी भाग में हो सकती है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका टॉर्नेडो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रजनन प्रदेश माना जाता है, मतलब ब्रीडिंग रीजन ऑफ टॉर्नेडोज। यूएसए के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण और रॉकीज पर्वत के पूर्व में स्थित बृहद क्षेत्र में टॉर्नेडो का विकास अप्रैल से सितंबर तक होता है। ग्रेट प्लेन्स बृहद मैदान में टॉर्नेडो को उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में कौन सा भूतापीय शक्ति यानी कि भूतापीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो तमिलनाडु का पूर्वी तट। भारत में भूतापीय ऊर्जा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मणिकरण में प्राप्त होती है। इसके अलावा लद्दाख की पूगा घाटी और महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट है वहाँ से भी भूतापीय शक्ति जो है उत्पन्न होती है, लेकिन तमिलनाडु का जो पूर्वी क्षेत्र है इसके लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। भारत का लगभग 2/3 कोयला कहाँ पर पाया जाता है, तो दोस्तों ये पाया जाता है दामोदर घाटी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, करणपुरा। ठीक है, इरडा नियमन करती है किसका, IRDA का गठन ये 19 अप्रैल 2000 को हुआ था। N रंगाचारी की अध्यक्षता में मल्होत्रा समिति ने इरडा के लिए सिफारिश की थी और ये कंट्रोल क्या करता है, बीमा कंपनियों को, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सबसे अधिक थी। अब देखो यहाँ पर केरल की बात तो है नहीं, सर्वाधिक जो साक्षरता थी वो केरल में थी 94%। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार में थी 61.8%। यहाँ पर देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता मणिपुर में है, कितना था 79.85%। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका विकल्पों में बिल्कुल सही होगा। ये आपको मैच कराना है सूची 1 और सूची 2 को, फिर नीचे जो कोड दिया गया है इसी के हिसाब से आपको आंसर करना है। तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये योजना 2001 में स्टार्ट हुई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। रोजगार गारंटी योजना ये शुरू हुई थी 1993 में। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत हुई सन 2000 में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मैच करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 होगा। उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्र गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर और बरेली में है। ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। अब प्रश्न पर आते हैं कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तेल शोधनशाला ये मथुरा में है, करेक्ट है। कालीन उद्योग के लिए भदोही जाना जाता है, ये भी सही है। एल्यूमिनियम उद्योग सोनभद्र जाना जाता है, ये भी सही है।
उर्वरक संयंत्र के लिए लखनऊ नहीं जाना जाता है, तो विकल्प बी हमारा उत्तर बनेगा। ये सुमेलित नहीं है। जो उत्तर प्रदेश है उसमें जो उर्वरक संयंत्र हैं गोरखपुर में मिलेगा, इलाहाबाद के फूलपुर में, कानपुर में और बरेली में मिलेगा, लखनऊ में नहीं है। ठीक है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पूछा गया था हाल ही में। गरीबी उन्मूलन का नारा ये पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो कब से कब तक था? 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1978 तक था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? सही जवाब होगा इसका नाबार्ड। ये तो आप जानते ही हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा भाग? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर भाग 6 दिया गया है, ये संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य इसमें मिलेंगे। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। और 9A में मिलेगा आपको नगर पालिका। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? उड़ीसा में जो हाईकोर्ट बना था ये बहुत पहले बन गया था 1948 में। सिक्किम का भी अपना हाई कोर्ट है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी है। मिजोरम राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा, केवल लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो ऑप्शन डी सही है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है? तो याद रखना अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। ठीक है, कुछ चीज़ें बिल्कुल रट लिया करो क्योंकि ये हमेशा आपके काम आएंगी। किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? तो आंसर बनेगा यहाँ पर सी। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो ये जो मूल कर्तव्य हैं ये आपको भाग 4 क में मिलेंगे। भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों के जो उपबंध हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो कौन सी अनुसूची है जो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहली अनुसूची है संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची प्रमुख पद के लिए शपथ और प्रतिज्ञान। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन। तो चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो ये है फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 का उपयोग रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया रोग की चिकित्सा के लिए किया जाता है। ये एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। कैंसर की चिकित्सा हेतु इरिडियम 192 और गोल्ड 192 का भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही होगा। मानव शरीर में इंसुलिन का जो उत्पादन होता है कहाँ पर होता है? तो ये होता है पैंक्रियाज। ठीक है, यानी कि अग्नाशय में। तो इंसुलिन अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है। रासायनिक संरचना दृष्टि से यह पेप्टाइड हार्मोन है। इसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचयन होता है उसको कंट्रोल करता है। हरित गृह प्रभाव क्या होता है फ्रेंड्स? तो आप जानते ही हैं, ये वैश्विक ताप में वृद्धि, यही कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है। और सर्वाधिक यानी कि उच्चतम ऊर्जा वाला जो प्रकाश का रंग है कौन सा है? तो आप जानते ही हैं, प्लांक क्या बताते हैं? एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू का मतलब होता है यहाँ पर सी बाई लैम्डा। सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज क्या है? लैम्डा एक कांस्टेंट होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो नीला प्रकाश होता है
उसमें सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है। विवग्योर के अनुसार जो विकिरण होता है उसमें नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और इसी वजह से कि जो ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है। लैम्डा यहाँ पर तरंग दैर्घ्य को दिखाता है, ठीक है। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य है। सी क्या है? प्रकाश की गति होती है। तो फ्रेंड्स ये 30 प्रश्न हुए और उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली एग्ज़ाम में आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।